चलिए आज शुरू करते हैं सेट 17। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है 5 मीटर लंबे 4 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सर्वाधिक लंबे पोल की लंबाई है। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आपको क्या करना है, कमरा का विकर्ण निकाल देना है, यानी कि कमरा का डायगोनल निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कमरा का विकर्ण बराबर क्या होता है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कमरा का विकर्ण निकालना है। तो कमरा का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो यहां पर लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस चौड़ाई दिया हुआ है 4 मीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो यहां पर 3 का स्क्वायर करेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। यहां पर 25 है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहां पर हो गया 50। अब क्या करना है, इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ना है समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको आसान बनाना है तो कैसे करेंगे, यानी कि 25 दूना 50 करेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, यानी कि 5 होता है, और 2 का वर्गमूल निकालना मुश्किल होता है, इसीलिए रूट में रह गया। तो देख लीजिए इसी रूप में दिया हुआ है। आंसर तो कहां पर है, यानी कि क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी वृत्ताकार बेलनाकार टुकड़े को ढालकर इतने ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया। शंकु की ऊंचाई क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, बेलना आकार टुकड़े को ढालकर इतनी ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया। तो दोनों का आयतन बराबर होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको मैं बता चुका हूं। अगर आप प्रत्येक वीडियो को देखते होंगे और पूरा देखते होंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, एक तरफ बेलन का आयतन रखना है और एक तरफ शंकु का आयतन रखना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इधर में बेलन का आयतन रखेंगे। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है एच अलग अलग होगा। तो यहां पर हम बड़ा एच कर देते हैं और दोनों का त्रिज्या सेम है। यहां पर बोला है वृत्ताकार बेलनाकार टुकड़े को ढालकर इतने ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया है। तो त्रिज्या बराबर है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां से पाई कट जाएगा और यहां से पाई कटेगा। इसके बाद आर भी सेम है तो आर भी कट जाएगा। अब यहां पर आपको समझना है, इधर में हम लोग बेलन का आयतन लिए हैं। तो बेलन का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो यहां पर 20 रखेंगे। और इधर में 1/3 है और यहां पर देख लीजिए गुना में एच है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको गुना करेंगे तो एच एकम एच हो जाएगा और इसको गुना कर देंगे तो 20 या 60, यानी कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है, तो इसका आंसर आ गया है। यानी कि शंकु का ऊंचाई क्या होगा, यानी कि 60 सेंटीमीटर होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दिया हुआ है 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो यहां पर भुजा का अनुपात दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा। भुजा का अनुपात दिया हुआ है और भुजा का योग दिया हुआ है। परिमाप में क्या होता है, भुजा का योग होता है। तो आप आसान तरीके से भुजा का वैल्यू निकाल सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, यानी कि पहली भुजा, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं। तो पहली भुजा के लिए क्या करेंगे, तो टोटल योग, यानी कि भुजा का योग दिया हुआ है, यानी कि परिमाप दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 24 बटे अनुपात में जितना भी है उसको जोड़ के यहां पर बटे में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 3 7, यानी कि 7 5 12, यहां पर हो जाएगा 12। और जिसका निकालना है उसे यहां पर गुना करेंगे। तो पहला वाला 5 है तो यहां पर 5 रखेंगे। तो देख लीजिए 12 दूना 24 और 5 दूना 10, यानी कि पहला भुजा 10 है। दूसरा भुजा कितना होगा, इसी तरीके से आपको करना है 24/12 और इसके बाद आपको गुना करना है 4 से। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि दूसरा भुजा 8 आ गया है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा तीसरा भुजा कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके लिए भी आपको 24/12 करना है और गुने 3 करना है। तो तीसरा भुजा आ जाएगा। तो देख लीजिए 12 दूना 24 और 3 दूना 6। अब समझने का कोशिश कीजिएगा,
यानी कि त्रिभुज का तीनों भुजा मालूम हो चुका है। अब आपको मालूम करना है, अगर ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कैसे चेक करेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, आप पहचान सकते हैं। यानी कि किसी भी त्रिभुज का भुजा अगर 5, 4 और 3 दिया हुआ है, यानी कि एक है 5 दिया हुआ है और एक है 4 और एक है 3, तो ये समकोण त्रिभुज का भुजा है। समझने का कोशिश कीजिएगा, या आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 10 है, तो एक तरफ 10 का स्क्वायर करेंगे और एक तरफ दोनों का स्क्वायर को जोड़ेंगे, तो इधर में 8 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया तो आपको समझना है कि समकोण त्रिभुज का भुजा है। तो यहां पर देख लीजिए 100 हो जाएगा और इधर में 8 8 64 और 6 6 36, अगर इसको जोड़ेंगे तो 100 हो गया, यानी कि दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है त्रिभुज, ये कैसा त्रिभुज है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। अब ये दो बाकी जो बच गया है, इसमें से आप किसी एक को आधार मान सकते हैं और एक को ऊंचाई मान सकते हैं। जब किसी भी त्रिभुज में अगर ऊंचाई मालूम हो और आधार मालूम हो तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो यहां पर हम लिखेंगे आधार गुने ऊंचाई। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 1/2, अब यहां पर आधार आपको किसको लेना है, यानी कि इसी 2 में से लेना है। तो हम 8 को ले लेते हैं और एक को ऊंचाई ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, या जो भी है, मीटर में है या क्या में है, हाँ मीटर में है, तो यहां पर 6 रख देते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 से काट देना है, तो 2 चौके 8 हो जाएगा और 6 चौके 24, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, देख लीजिए कहां पर 24 सेंटीमीटर। तो ख ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर कहीं पर भी भुजा अगर अनुपात में दिया हो या डायरेक्ट दिया हो, अगर एक भुजा 5 है, दूसरा भुजा 4 है, तीसरा भुजा 3 है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर कहीं पर दिया हुआ है 10, 8, 6, तो ये भी समकोण त्रिभुज का भुजा है। ये आपको अच्छा से समझना है और याद करने का भी कोशिश करना है। अगर याद नहीं आ रहा है तो आपको चेक करके देख लेना है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। होल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है, होल की लंबाई है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से होल है, समझने का कोशिश कीजिएगा। आयताकार है तो इसमें क्या बोल रहा है, एक आयताकार होल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है आपको डायरेक्ट रखना है, यानी कि लंबाई इतना दिया हुआ है और गुने में चौड़ाई, चौड़ाई कितना है यानी कि x है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है लंबाई गुने चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो बराबर में रखेंगे 750। समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x और इधर में कितना है 750 है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर द्विघात समीकरण बन रहा है। अब इसको इधर में ले आएंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो इधर में माइनस इतना हो जाएगा 750 हो जाएगा और इधर में 0। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब इसको 2 पार्ट में आपको तोड़ना है। 2 पार्ट में तोड़ने के लिए यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा, यहाँ का संख्या और यहाँ का संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और इसको गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब इसको ऐसा 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा सेट करना है कि +5 आना चाहिए। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, तो आप छोटा छोटा पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। जैसे आप तोड़ सकते हैं, अगर 25 से इसको काटना चाहते हैं तो 25 से काट सकते हैं, यानी कि 25 × 75। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 2 पार्ट में टूट गया। कहने का मतलब है एक है 25 और एक है 30। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो फिर से 750 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को लाना है प्लस में 5। तो अगर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको प्लस में रखेंगे और इसको माइनस में रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि 30 में 25 घटेगा तो 5 बचेगा। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है, एक बार अच्छा से समझना है। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, 30x - 25x। समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 750 और इधर में बराबर 0। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बराबर 0। अगर आप डायरेक्ट इसको गुणनखंड निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 2 पार्ट में तोड़ चुके हैं, यानी कि
बड़ा वाला को रखेंगे प्लस में और छोटा वाला को माइनस में, तो +5 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट में समझने का कोशिश कीजिएगा। तो x + 30 कर देना है और इंटू x - 25 कर देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ये करने से बच जाएंगे, यानी कि आपका 1-2 स्टेप बढ़ जाएगा। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे यहां से आप कॉमन लीजिएगा तो यही चीज आएगा, मैं डायरेक्ट बता दिया, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, आप इतने बराबर 0 ले सकते हैं और इतने बराबर भी 0 ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, जिसमें प्लस आने का चांस है उसी को सिर्फ लेके चलना है। जैसे x - 25 बराबर 0 लिखेंगे। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको उधर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो जिसमें प्लस आ रहा है सिर्फ उसी को बराबर 0 करेंगे। इसको करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि माइनस में आएगा और माइनस में हम लोग को जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लोग को x का वैल्यू मिल गया। तो x हम लोग किसको मान के चले थे, यानी कि चौड़ाई को। तो चौड़ाई यहां पर आ गया, कितना है 25, और लंबाई कितना था, यानी कि 5 ज्यादा था। तो लंबाई कितना हो जाएगा, यानी कि 5 ज्यादा यानी कि 30 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से आ गया है। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि घ ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, जब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है तो वास्तविक संख्या क्या है। अब आपको क्या करना है, बोल रहा है कि वास्तविक संख्या का दोनों अंकों का योग कितना है, 12 है। तो आपको क्या करना है, जितना भी ऑप्शन में एक बार फटाफट लिखना है। 39 है, इसके बाद 57 है, इसके बाद 4 और 8 है, इसके बाद 7 5 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको जोड़ेंगे तो 9 3 12, इसको भी 12, इसको भी जोड़ेंगे तो 12, इसको भी जोड़ेंगे तो 12। इसमें क्या बोला है, यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है तो दोनों को जोड़ने से 12 तो आ रहा है। तो यहां पर आंसर कंफर्म नहीं हो पाया। अब क्या बोल रहा है, इसको उल्टा करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। उल्टा करेंगे तो कितना होगा, यानी कि इतना। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है, एक वास्तविक संख्या है और एक अंकों को पलटने पर बनने वाला संख्या है। तो क्या बोल रहा है यहां पर समझिएगा। तो जब 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक है। तो इसका डिफरेंस करके देखना है कि यहां पर 36 आता है या नहीं आता है। तो इसमें तो 6 आएगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। अब देखते हैं, 1 दाएं 10 यानी कि 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 7 15, यानी कि यहाँ तो 6 आ ही नहीं रहा है, यानी कि इकाई के स्थान पर 6 आना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, इसको उल्टा कर देना है, यानी कि ये वास्तविक संख्या है और अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब ये दोनों का अंतर करके देखेंगे कि 36 आता है या नहीं आता है, यानी कि एक जो संख्या है वो 36 ज्यादा है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो डिफरेंस करने पर 36 आना चाहिए। तो यहां पर देख लीजिए, 1 दाएं 10 14 हो गया, यानी कि 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14, यानी कि इसमें 6 आ रहा है। तो देखते हैं कि इसमें आ सकता है। तो यहां पर हम लोग 1 ले चुके हैं, तो यहां पर कितना है, यानी कि 7 है। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, यानी कि ये वाला सही है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे और प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर मिल चुका है। देखिए इसमें भी वैसा नहीं होगा। जैसे आप इसको चेंज करेंगे, जैसे 5 यहां पर हो जाएगा और 7 यहां पर। अब इसका अंतर आप निकालेंगे तो 36 आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा। तो यही एक संख्या है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, यानी कि A B C। तो C में यानी कि ग में, तो ग में कितना है 48, यानी कि इसमें क्या पूछा था। तो वास्तविक संख्या क्या है, तो वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि 48 है। अगर इसके अंकों को हम लोग पलट देंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, अंकों को पलट देंगे तो पलटने से बनी संख्या ये क्या है, 36 ज्यादा है। तो ये दोनों का कितना का डिफरेंस है, यानी कि 36 का। समझने का कोशिश कीजिएगा। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। यहां पर लिखा हुआ है। एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना है। एक बार अगर प्रश्न को अच्छा से समझ लिए तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 5 तथा B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 तो A अनुपात C का मान होगा। तो आपको क्या करना, बटे में लिख लेना है, यानी कि A अनुपात C का मान ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है A बटे C। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको कंटिन्यू लिखते जाना है, जैसे A बटे B, यानी कि A B, इसके बाद गुना B बटे C। इस तरीके से आपको कंटिन्यू लिखते जाना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पर A बटे B किए, अब B बटे C करेंगे। अगर आगे और भी रहता तो यहाँ पर C बटे D करते। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे
अगर इसको काट देंगे तो a बटे c ही बच रहा है, जो कि हम लोग यानी कि a अनुपात c का मान निकालना है। अगर हम लोग ऐसा लिख दिए तो क्या हुआ, अगर हम फिर चाहेंगे तो b को काट सकते हैं, तो b को काट देंगे तो क्या बचेगा, यानी कि a बटे c ही बचेगा। अब यहां से फायदा क्या हुआ, देखिए जैसे a बटे b का वैल्यू दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि a अनुपात b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि 2/5, और यहां पर देख लीजिए b बटे c यानी कि b अनुपात c का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि 3:4। अब समझने का कोशिश कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना कर देंगे, अगर कटने वाला रहेगा तो काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ यहां पर कट रहा है तो देख लीजिए 2 दूना 4, ऊपर में कितना हो गया 3 और नीचे में कितना है, समझने का कोशिश कीजिएगा, नीचे में है 10। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3:10 लिख सकते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, 3:10। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है तो अरुण की आयु होगी, एक बार मैं लिख लेता हूं शॉर्टकट में, कौन कौन है, अरुण है और एक कौन है, भूषण है और कौन है, अनिल है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। यदि भूषण और अनिल का आयु का योग दिया हुआ, ये दोनों का आयु का योग कितना है, यानी कि 58 वर्ष है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप आयु संबंधी वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर इसका आयु निकालना है और ये दोनों का आयु का योग दिया हुआ है। अगर इसी तरह का प्रश्न कहीं पर भी आया तो आपको क्या करना है, अगर इसका निकालने के लिए कहा गया है तो आपको क्या करना है, ये दोनों के आयु के योग को 2 से डिवाइड कर देना है तो इसका आयु निकल जाएगा। तो देख लीजिए 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 9 18 यानी कि 29 वर्ष। कहां पर है, देख लीजिए ख ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट में किस कौन है, यानी कि अरुण। तो अरुण का आयु निकालने के लिए कहा गया है, तो अरुण का आयु क्या हो जाएगा, यानी कि 29 वर्ष होगा। अगर इतना ही कुछ में, अगर इतना ही डाटा में अगर ये दोनों का आयु निकालने के लिए कहा जाएगा तो निकाला नहीं जा सकता है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न 8 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। घड़ी की सुइयां 5:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। अगर आप घड़ी वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि घंटा का सुई कहां पर है और मिनट का सुई कहां पर है। अब यहां पर घंटा मिनट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझना है कि घंटा और मिनट के सुई के बारे में ही बात कर रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो घंटा का सुई कहां पर होगा, तो कितना बजा है, 5:15, तो घंटा का सुई कहां पर होगा, यानी कि 5 घंटा प्लस 15 मिनट पर ही होगा। और मिनट का सुई कहां पर होगा, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पर ही होगा। ये आपको अच्छा से समझना है। अगर ये चीज आप अच्छा से समझ लिए तो आपको रटने का जरूरत नहीं है, एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं अच्छा से पढ़ा चुका हूं, अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अब आपको समझना है कि घंटा वाला सुई कितना डिग्री पर है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। घंटा का सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 घंटा में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी कि 30 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 या 15 यानी कि 150 हो जाएगा प्लस। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। घंटा का सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है, तो 15 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि आधा से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7.5। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको यहां पर समझना है, इसका निकलना है। मिनट का सुई के बारे में आपको समझना है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 15 मिनट में कितने का बनाएगी, यानी कि 6 से गुना करेंगे, यानी कि 15 छक 90। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि ये आ रहा है डिग्री में। अब यहां पर ये सभी डिग्री में है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 157.5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी दोनों का डिफरेंस करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, अंतर करना है, यानी कि बड़ा में से छोटा को माइनस कर देना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये वाला बड़ा है तो कितना है, 157.5 है। अब इसको माइनस कर देंगे, यानी कि 90 आपको माइनस करना है। तो देख लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ यहां पर 5 नहीं है, यहां पर कुछ नहीं है तो 0 है, तो यहां पर 5 रह जाएगा और यहां पर पॉइंट है, और यहां पर देख लीजिए ये 7 रह जाएगा, ये 7 रहेगा। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि 9 6 15 होता है,
यानी कि 15 में 9 घटाएंगे तो 6, यानी कि देख लीजिए ये सही आंसर आ चुका है। अगर एक बार अच्छा से सीखेंगे समझेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आप फॉर्मूला याद करेंगे, ट्रिक याद करेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो अगर आप सीख गए तो अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख के बताइएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लिए तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तो देख लीजिए क्या है, यानी कि 67.5 कहां पर है, 67.5 यानी कि ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 31 मई 2020 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही आसान है, अगर कैलेंडर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वर्ष जो दिया हुआ है 2020, इसको आपको एक माइनस करके लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो एक माइनस करके लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2019 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2020 कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको अलग में कैलकुलेट करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब इसको छोटा छोटा पार्ट में तोड़ना है, ऐसा पार्ट में तोड़ना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। जस्ट इसके पीछे का एक सेंचुरी लीप वर्ष आना चाहिए, तो इसके जस्ट पीछे का सेंचुरी लीप वर्ष कौन सा है, तो 2000 है, तो यहां पर लिखेंगे 2000 और प्लस में अब समझना है, यहां पर तो 2000 हो गया, अब यहां पर सिर्फ 19 बच गया, तो यहां पर 19 लिखेंगे और 2020 अभी चल रहा है, इसको इधर में बाद में कैलकुलेट करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो 2000 में एक्स्ट्रा दिन नहीं होगा, यानी कि किसी भी सेंचुरी लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन 0 होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको इसमें मालूम करना है कि 19 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा दिन होगा। अब मालूम करना है कि 19 वर्ष में कुछ लीप वर्ष होगा और कुछ साधारण वर्ष होगा, तो कैसे मालूम करेंगे, तो 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 चौके 16, यानी कि 4 लीप वर्ष है और बाकी साधारण वर्ष है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 19 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कहने का मतलब है कि 19 वर्ष में 4 है लीप वर्ष और 15 है साधारण वर्ष। अब समझना है, एक लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन 2 होता है, तो 4 लीप वर्ष में कितना होगा, यानी कि 4 दूना 8, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद 15 साधारण वर्ष है, तो एक साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन 1 होता है, तो 15 साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होगा, 15 होगा। तो ये सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 8 5 13 के 3 और हाथ में 1, यानी कि 1 और 1 2, यानी कि इतना। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना आया, यानी कि 23 आया, लेकिन ये 7 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, यानी कि 7 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर कितना है, 23 है, तो 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7 या 21, यानी कि 21 तक कट गया, एक्स्ट्रा दिन कितना बच रहा है, यानी कि 2, तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिन 2 लेके चलना है, यानी कि यहां तक कैलकुलेट हो चुका है। अब 2020 में आते हैं, तो 2020 में अब जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी से कहां तक जाना है, यानी कि 31 मई तक। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, जनवरी महीना, एक चीज अच्छा से समझना है, जनवरी महीना 31 का होता है, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अब यहां पर आपको अच्छा से समझना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 7 चौके 28, यानी कि 31 को डिवाइड किए 7 से, 7 चौके 28, तो यहां पर कितना बच गया, यानी कि 3 बच गया, तो एक्स्ट्रा दिन 3 बच गया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, जनवरी के बाद फरवरी। अब फरवरी में आपको सोचना है कि 2020 कैसा वर्ष है, तो लीप वर्ष है, तो फरवरी महीना कितने का होगा, यानी कि 28 का होगा, सॉरी 29 का होगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, यानी कि 1 एक्स्ट्रा दिन बचेगा, तो यहां पर शेष 1 बच रहा है। जनवरी फरवरी, अब मार्च में चले जाना है, तो मार्च होगा फिर से 31, तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 3 बचेगा। अब इसी तरीके से 3 2 चलते रहेगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में 2 बचेगा, इसके बाद अप्रैल के बाद मई में 3 हो जाएगा, मई के बाद जून 30 का होता है, तो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, यानी कि 2 बचेगा। इसी तरीके से 3 2 चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझने का कोशिश कीजिएगा। कहां तक जाना है, 31 मई तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब यहां पर आपको समझना है कहां तक जाना है, मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई तक ही जाना था, हम आगे चले गए, तो इसको मिटा लेते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। मई तक ही जाना था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो यहां पर एक्स्ट्रा दिन कितना मिला है, सभी को जोड़ लेंगे, तो यहां पर देख लीजिए 3 3 6 और 3 9, और ये दोनों को जोड़ने से 3 हुआ, यानी कि 12, समझने का कोशिश कीजिए, 9 3 12 आ गया। तो जहां पर भी अगर 7 से बड़ा आता है तो 7 से आपको डिवाइड कर लेना है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 तो नहीं होगा, यानी कि 7 एकम 7, तो 7 5 12, यानी कि 5 बच गया है। एक्स्ट्रा कितना बच गया, यानी कि 5, शेष कितना बचा, 5, यानी कि 2020 में एक्स्ट्रा दिन कितना आया, यानी कि 5 आया।
फिर से ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 7 आ गया। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, यानी कि शेष बच रहा है 0। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर 0 आ गया तो क्या होगा, रविवार होगा। अगर 1 आता तो क्या होता, सोमवार होता। अगर 2 आता तो क्या होता, मंगलवार होता है। इसी तरीके से आपको समझना है। तो शेष आपको मालूम करना है, यानी कि एक्स्ट्रा दिन मालूम करते हैं। अगर एक्स्ट्रा दिन मालूम कर लिए तो बहुत ही आसान तरीके से आप दिन बता सकते हैं। तो देख लीजिए क्या होगा, यानी कि ख ऑप्शन सही होगा, रविवार। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसमें कुछ भी चीज रटना नहीं है, सीखना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे तो आप इसी को फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही जल्दी में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 1,25,000 रुपया का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तो यहां पर तिमाही लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 को 3 से डिवाइड करना है। तो 3 चौके 12 यानी कि 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, आर को 4 से डिवाइड कर लेना है और समय को 4 से गुना कर लेना है। जो आएगा उसी को लेके चलना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहां पर आर कितना दिया हुआ है, 8% दिया हुआ है। तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, यानी कि आपको दर कितना लेके चलना है, यानी कि 2 लेके चलना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, समय कितना है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं। आपको क्या लेके चलना है, यानी कि आर 2% लेके चलना है। अब समय के बारे में समझना है। समय कितना दिया हुआ है, यानी कि 9 महीना दिया हुआ है। सबसे पहले इसको वर्ष में चेंज करेंगे। वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करना होगा। अब क्या करेंगे, तो मैंने क्या बोला था कि समय को 4 से गुना कर लेंगे। तो 4 से गुना कर लिए तो 4 तिया 12 और 3 तिहाई 9, यानी कि आपको समय कितना लेके चलना है, यानी कि 3 वर्ष लेके चलना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 3 वर्ष के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब जो मेथड आप जानते हैं, जो ट्रिक जानते हैं, उस ट्रिक से आपको निकाल लेना है। मैं रेशियो मेथड बताऊंगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का रेशियो मेथड बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले आपको रेशियो मालूम होना चाहिए। तो 3 वर्ष के लिए रेशियो होता है 331। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1,25,000 का 2% निकालेंगे। अब यहां पर शॉर्टकट में समझना है। तो सबसे पहले 2 जीरो हटा के लेना है, यानी कि आपको क्या करना है, 1, 2, 5 और 0 लेना है। अब क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 2 से गुना कर देंगे तो 1,25,000 का 2% आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 शून्य शून्य हो जाएगा। इसके बाद 2 पचे 10 के 0, 2 दूना 4, 1 5, 2 एकम 2, इतना हो जाएगा। बहुत ही आसान है, देख लेते हैं। 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 के 0, 2 दूना 4, 1 5 और यहां पर हो गया 2 एकम 2। बहुत ही आसान है। अब यहां पर फिर से समझना है। अब क्या करेंगे, इसका फिर से 2% निकालेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर हम लोग ऐसा क्यों किए, अब समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कितना है, 1,25,000 इतना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर इसका 2% निकालेंगे तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसको माइंड में ही कैलकुलेट करके हम क्या किए, डायरेक्ट 2 से इसमें गुना कर दिए। देखिए इसमें, तो ऐसा आपको करना है। फिर से आपको 2% निकालना है, किसका, इसका। तो यहां पर 2 जीरो है तो इसको आप 2 जीरो को हटा सकते हैं। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, यानी कि 25 गुने 2 करना है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 दूना 50। देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व होता है। अब क्या करेंगे, तो यहां पर 50 आया तो 50 का 2% फिर से निकालेंगे। तो यहां पर तो 2 जीरो नहीं है, तो आप समझने के लिए एक बार लिख ही लीजिए, यानी कि 50 का 2%। तो इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि यहां पर देख लीजिए 50 दूना 100 और 2 एकम 2। तो यहां पर कितना आ गया, यानी कि 1 आ गया। फिर से मैं मिला लेता हूं, 50 दूना 100, 2 आया, 2 एकम 2, यानी कि यहां पर 1। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, इसको गुना करते हैं तो 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य और 25 तिया 75। बहुत ही आसान है। इसके बाद और सभी को गुना करने के बाद जोड़ते हैं। तो यहां पर प्लस में करते जाना है और ऐसा नहीं लिखना है। जोड़ना है तो क्या करना है, एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए, तो जोड़ने में आसान होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। इसको गुना किए तो इतना आया, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 5 तिया 15 और 1 जीरो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, आसान होगा। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया। देख लीजिए, यानी कि 7,651 कहीं पर है 7,651, यानी कि क ऑप्शन सही है। देख लीजिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हुआ है। समझा के बताने के बाद भी इतना जल्दी में सॉल्व हुआ है। अगर आप समझे रहेंगे और एग्जाम में बैठे रहेंगे, तब आप अगर फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो सोचिए कि कितना जल्दी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। इसको भी आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो इधर में ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स
बटे में 1 माइनस साइन एक्स। समझने का कोशिश कीजिएगा, ओरिजिनल रूप यही है, आपको ज्यादा से ज्यादा यही आपको देखने को मिलेगा। अब इसका वैल्यू क्या होगा आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार सीखना होगा। अगर त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, यहां मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या करना है, ऊपर में जितना है उतना ही ज्यों का त्यों रहने देंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो कितना है, 1 प्लस साइन एक्स है, तो आपको ज्यों का त्यों रहने देना है। और बटे में क्या करना है, यहां पर 1 माइनस साइन एक्स है, यहां पर साइन है तो यहां पर आपको कोस लेना है, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर यहां पर कोस और यहां पर भी कोस रहता तो ऊपर वाला को ज्यों का त्यों लेते, अगर यहां पर कोस रहता तो यहां पर साइन लेके चलते, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, अगर आप समझे हैं तो आप यहीं से आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और समझ लीजिए। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटे कोस एक्स हो जाएगा, और प्लस में यहां पर प्लस है तो प्लस यहां पर हो जाएगा साइन एक्स बटे में कोस एक्स हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि सेक एक्स लिख सकते हैं, और इसके बराबर यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, यानी कि टेन थीटा होता है, तो यहां पर टेन एक्स हो जाएगा। अगर आप सीखे रहते, समझे रहते, तो आप यहीं पर देखते के साथ आंसर बता देते। अगर आप यहां तक भी आते तो यहां से भी आंसर बता सकते थे। तो एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका दिमाग काम करेगा कि क्या करना है आगे। अगला प्रश्न 12 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। क्रमशः 100 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर जाएगी। बहुत ही आसान है, देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से समझना होगा। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, यानी कि समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो दूरी क्या लेंगे, जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के लेंगे दूरी, समझने का कोशिश कीजिएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ेंगे तो 100 प्लस 120 यानी कि 220 हो जाएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब आपको यहां पर क्या लेना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहां पर क्या लेंगे, रिलेटिव चाल लेंगे, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, यानी कि सेम है, तो दोनों का चाल को अंतर करेंगे तो कितना है, एक है 72 और एक है 54, समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 दहे 10 यानी कि 12 में से 4 घटाएंगे तो यहां पर 8 बचेगा, और यहां पर देख लीजिए यहां पर 6 बच गया है, 6 में 5 घटाएंगे तो 1, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। लेकिन यहां पर देख लीजिए ये मीटर में है और आपको लाना है सेकंड में, तो इसको भी आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो आपको करना है 5/18 से गुना। देख लीजिए 18 18 कट गया, ये जो 5 आया है मीटर पर सेकंड में आया है। अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब क्या करेंगे, तो यहां पर चाल के जगह में आपको क्या लेना है, यानी कि 5 लेना है। तो देख लीजिए 5 चौके 20 हो गया, और फिर से 5 चौके 20 यानी कि 44 सेकंड इसका सही आंसर आ गया है। देख लीजिए कहां पर है, तो ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न 13 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 13 नंबर में क्या है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। समझने का कोशिश कीजिएगा, धोखा कर रहा है तो दोनों बार इसको फायदा हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आएगा तो आपको क्या करना है, 10 प्लस 10 और ये दोनों को यहां पर गुना करना है और बटे में 100 करना है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर 10 गुने 10 है, यही 10 10 है, यानी कि 10 गुने 10। एक बार मैं फ्रेश लिख लेता हूं, यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। यहां पर आपको क्या करना है, इसी दोनों को यहां पर गुना में रखना है और बटे में 100 करना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर दोनों में 10 है, कहीं पर चेंजिंग भी हो सकता है, 10 20 भी हो सकता है, 10 15 भी हो सकता है। तो यहां पर देख लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और यहां पर ध्यान दीजिएगा 10 10 100, 100 और 100 कट गया, तो यहां पर सब कुछ कट गया, तो कटने के बाद 1 बचता है, यानी कि यहां पर 1, तो जोड़ देंगे तो 21, यानी कि 21% का इसको फायदा होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्त, आधा वृत्त समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आधा वृत्त कैसा होता है, इस तरीके से होता है। तो परिमाप क्या होता है, कहने का मतलब यहां पर जो बाउंड्री है, समझने का कोशिश कीजिएगा। बाउंड्री का मतलब यहां से लेकर
यहां तक इसका लंबाई आपको ज्ञात करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां से लेकर यहां तक क्या होता है समझने का कोशिश कीजिएगा। पूरा सर्कल का क्या होता है 2πr होता है, पूरा सर्कल का 2πr होता है। तो यहां से यहां तक कितना होगा यानी कि πr होगा। तो आपको यहां पर लिखना है πr प्लस, तो यहां से लेकर यहां तक πr, और ये कितना होगा यानी कि ये क्या है डायमीटर है यानी कि व्यास है। तो यहां पर व्यास दिया हुआ है कितना है 56 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। r कितना होता है 56 का आधा, तो यहां पर 56 का आधा करेंगे तो 2 दूना 4 2 8 16 यानी कि यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7 और r का वैल्यू कितना हो गया यानी कि 28 और प्लस में 56, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28 हो गया, 4 दूना 8 4 दूना 8 और प्लस में 56। अब जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा यानी कि 8 6 14 के 4 हो गया। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, 8 5 13 और 1 14 यानी कि 144 आ गया। देख लीजिए कहां पर है यानी कि क ऑप्शन सही है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे समझ लेंगे तो आप भी कॉन्फिडेंस के साथ इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। इस प्रश्न को आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें काउंट करना है कि कितना स्क्वायर रूट है। 1 2 3 4 5 है। एक बार मैं फिर से मिला लेता हूं, 1 2 3 4 5 है, या आप ये काउंट कर सकते हैं कि 6 कितना टो है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 यानी कि 5 ही होगा, यानी कि जितना स्क्वायर रूट है उतना ही 6 भी होगा। तो आपको क्या करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको 6 ले लेना है। अब इसका पावर में क्या होगा इसके बारे में आपको समझना है। तो इसमें स्क्वायर रूट कितना है 5 है, तो आपको क्या करना है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 हुआ। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो नीचे में 32 रखेंगे और ऊपर में एक घटा के यानी कि 31। देख लीजिए कहां पर है यानी कि घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। आज मैं 15 प्रश्न को डिस्कस किया। अगर 15 प्रश्न में से किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में लिख के बताइएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के दूसरा वाला चैनल में अपलोड कर दूंगा। दूसरा वाला चैनल का नाम यहां पर है, देख लीजिए। YouTube में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।